ओके जी स्टूडेंट, पहले जो आज हम आपका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके नर्वस सिस्टम का, वो हम डिस्कस करते हैं आपका एक तरह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है। जो पहला टॉपिक जिसको हम जल्दी से एक तरह से डिस्कस कर लेते हैं वो होगा आपका एक तरह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। अब ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम को आपने लाजमी और लाजमी समझना है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है ये दूसरे सिस्टम के साथ भी है। तो आपने इसको लाजमी समझ लेना है। ठीक है। साथ साथ आपने लिखते जाना है और एंड पे अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो उसने मुझसे पूछ लेना है। ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम को समझने से पहले मैं आपको एक जो है वो कुछ आपको ड्रा करके आपको बता देता हूँ जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, फिर उसके बाद जो है वो हम इस पैथोलॉजी के ऊपर आएंगे। ठीक है। तो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है। यानी कि ये आपके ब्रेन के अंदर ये जो आपका मैकेनिज्म अभी चलेगा आपका एक तरह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, ये आपके ब्रेन के अंदर चलेगा। ठीक है। यानी कि आपका जो ब्रेन होगा इसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म होगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी जो एक तरह से ब्रेन है, आपकी जो ब्रेन है इसमें आप क्या करता हूँ, एक आपकी सेरिब्रल जो आर्टरी है, ये सेरिब्रल जो वेसल है उसको ड्रा कर लेता हूँ। सेम इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, आपकी जो सेरिब्रल आर्टरी है या आपकी एक तरह से जो ब्लड वेसल है उसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है। अब इनके दरमियान क्या करता हूँ, मैं इनके दरमियान आपकी जो ब्रेन है उसके एक सेल ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह क्या करता हूँ, मैं आपके एक तरह से सेल ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है। यानी कि आपके इसको ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम को समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जनाब आपकी ब्रेन की दो वेसल्स को ड्रा कर लिया और आपकी जो ब्रेन का सेल है उसको ड्रा कर लिया। अब नॉर्मली क्या होता है, आपने यहाँ पे जो है वो तीन से चार टर्म्स हैं, आप में से काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उन्होंने यहाँ पे समझ लेनी है। हमारे पास जो होती है ना, तीन से चार टर्म्स होती हैं, उनके बारे में आपको लाजमी जो है वो पता होना चाहिए। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सल्यूट्स। सल्यूट्स को मतलब कि क्या कहते हैं, सल्यूट्स होते हैं आपके जितने भी आपके सोडियम हो गया। ठीक है। यानी कि आपका एक तरह से सोडियम होगा, आपका एक तरह से ग्लूकोज होता है। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम जनाब आपके सल्यूट्स कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपका सॉल्वेंट। ठीक है। इस सॉल्वेंट को आपने समझने के लिए होता है आपका फ्लूइड्स, यानी कि आपका जो वाटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको जनाब हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। और एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से हाइपर ओस्मोलर। ठीक है। क्या कहते हैं आपका, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं हाइपर ओस्मोलर। हाइपर ओस्मोलर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर जो सल्यूट्स है, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर जो सल्यूट्स है वो ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपके ब्लड के अंदर सोडियम और ग्लूकोज का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, जबकि जो सॉल्वेंट है, जबकि जो सॉल्वेंट है यानी कि आपके वाटर वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है। हाइपर ओस्मोलर एक टर्म आपने समझनी है जिसमें आपके ब्लड वेसल के अंदर जो है या आपके सेल के अंदर, ठीक है, यानी कि आपकी या तो ब्लड वेसल के अंदर या आपके किसी सेल के अंदर जो है वो सल्यूट्स यानी कि सोडियम और ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, जबकि जो सॉल्वेंट यानी कि फ्लूइड्स यानी कि वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो फोर्थ नंबर पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से हाइपोओस्मोलर, क्या कहते हैं आपकी एक तरह से हाइपोओस्मोलर होती है। अब हाइपोओस्मोलर एक ऐसी कंडीशन होती है जो हाइपर ओस्मोलर के अपोजिट होती है। क्या मतलब, हाइपोओस्मोलर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके सेल के अंदर या आपकी ब्लड वेसल के अंदर क्या हो जाता है कि जो सल्यूट्स हैं, ठीक है, सल्यूट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जबकि जो आपके सॉल्वेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये आपने चार टर्म्स अपने जेहन के अंदर रखना है। ठीक है। ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। अब होता कुछ यूं है कि नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी सल्यूट्स होते हैं, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी सल्यूट्स होते हैं या फिर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी सल्यूट्स होते हैं और जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी तादाद यानी कि उनकी एक मिकदार वो बैलेंस होती है। किसके साथ बैलेंस होती है, आपके सेल के अंदर, आपके ब्रेन सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर जितने भी आपके सल्यूट्स पड़े होते हैं उनकी और आपके जितने भी आपके सॉल्वेंट्स पड़े होते हैं उनकी एक तरह से अमाउंट के साथ क्या करते हैं, वो बैलेंस होते हैं। यानी कि इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस होता है। ठीक है। ये आपने समझना है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल जितनी भी तादाद आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर सल्यूट्स की होगी उतनी ही आपकी अमाउंट जो होगी वो आपके सेल के अंदर भी होगी। ये बैलेंस सिस्टम चलता है। लेकिन क्या होता है कि किसी
इसी वजह से मतलब कि एक सिनेरियो आ जाता है या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें ये होता है कि आपका जो ब्लड वेसल है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये हो जाती है आपकी एक तरह से हाइपर ओस्मोलर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाती है, हाइपर ओस्मोलर हो जाती है। हाइपर ओस्मोलर का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन हो जाए आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जिसमें आपके सल्यूट्स का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाए और आपके फ्लूइड का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन जनाब मतलब कि ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल को मैं लेकर चल रहा हूँ और जब इसको कंपेयर किया जाए आपके ब्रेन सेल के अंदर, तो आपका क्या होगा, जो आपकी ब्रेन के सेल होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जनाब आपके जो एक तरह से वाटर होगा, जो फ्लूइड होंगे वो ज्यादा होंगे, जबकि जो उसका सल्यूट्स होगा, यहाँ पर क्या है, कुछ कंफ्यूजन टर्म्स होंगी, मतलब क्या कंफ्यूज हो सकती हो, लेकिन आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें क्या है, उसमें कंडीशन डेवलप हो चुकी है जिसको हम कहते हैं, इसमें कहते हैं आपका एक तरह से हाइपर ओस्मोलर। क्या होता है हाइपर ओस्मोलर, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर सल्यूट्स का लेवल क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, और सोलवेंट का जो लेवल है यानी कि फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हो चुका है। लेकिन कंपेयर किया जाए आपके इस ब्रेन सेल के अंदर, ब्रेन सेल में क्या है कि जो सल्यूट्स है, सल्यूट्स का जो लेवल है वो कम है, सल्यूट्स का लेवल क्या है, कम है। लेकिन जो आपकी सॉल्वेंट का लेवल है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है, आपके फ्लूइड का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है, जो वाटर की अमाउंट है वो ज्यादा है। अब आपने पढ़ा होगा कि वाटर ऑलवेज फॉलो सोडियम, क्या करता है वाटर जो होता है, ऑलवेज जो होता है वो फॉलो करते हैं आपके सल्यूट्स को, यानी कि आपके आपके क्या हो जाता है, तो आपने कहना है कि, तो इसमें हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर होता है वो ऑलवेज फॉलो करता है आपके सोडियम को, यानी कि जो भी आपका सोडियम होगा या आपके सोल्यूट्स, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर आपके सोल्यूट्स ज्यादा होंगे, जिस भी एरिया के अंदर आपके सोडियम ज्यादा होंगे, वाटर उसी तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके इस ब्लड वेसल के अंदर सोल्यूट्स ज्यादा थे, जब सल्यूट ज्यादा थे तो इसमें क्या होगा कि जो आपके फ्लूइड है, जो आपका फ्लूइड है, जो वाटर है, वो निकल के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से निकल के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। अब इस सेल से इतना ब्लड आपका, इस सेल से आपका जो एक तरह से फ्लूइड है, जो आपका इतना ज्यादा निकल जाएगा कि एक स्टेज आएगी कि आपका ब्रेन का जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, वो सुकड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन हो जाती है अगर आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर हाइपरोस्मोलर, आपका हाइपरोस्मोलर कंडीशन हो, सल्यूट ज्यादा हो लेकिन फ्लूइड कम हो, लेकिन आपके ब्रेन सेल के अंदर सोलवेंट ज्यादा हो, फ्लूइड ज्यादा हो, लेकिन जो सल्यूट्स हैं वो कम हो, तो जो वाटर होगा वो फॉलो करेगा सोडियम को, जो वाटर होगा वो फॉलो करेगा आपके ग्लूकोज को, यानी कि वाटर जो होगा वो फॉलो करेगा सल्यूट्स को। तो ये वाटर जो होगा ये आपके ब्रेन सेल से निकल के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। तो इतना ज्यादा जो आपका फ्लूइड होगा वो आपकी ब्रेन सेल से निकल के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा कि एक कंडीशन, एक मतलब की सिचुएशन आएगी, एक ऐसा लम्हा आएगा कि आपके जो ब्रेन सेल है वो श्रिंक हो जाएंगे, वो सुकड़ जाएंगे, ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो सकती है। अब इस कंडीशन में हमने कहा कि इस कंडीशन में आपके ब्रेन सेल क्या हो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक अपोजिट जो है वो कंडीशन डेवलप कर रहे हैं, अपोजिट कंडीशन क्या डेवलप कर रहे हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो दूसरी ब्लड वेसल हमने बनाई है, ये है, इसमें क्या है, ये आपकी हाइपो ओस्मोलर है, क्या है, हाइपो ओस्मोलर है। हाइपो ओस्मोलर का क्या मतलब है, हाइपो ओस्मोलर का ये मतलब है कि यार जो आपकी ये ब्लड वेसल्स है इसमें जो सल्यूट्स हैं, ठीक है, इसमें जो सल्यूट्स हैं, यानी कि आपके सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो क्या है, वो कम है, वो कम है। लेकिन इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है, वो ज्यादा है, यानी इसमें क्या हो कंडीशन हो चुकी है, इसमें एक तरह से हाइपो ओस्मोलर जो है वो कंडीशन डेवलप हो चुकी है। अब क्या होगा, लेकिन अगर हम क्या करें, इस ब्लड वेसल्स को और आपकी इस ब्रेन सेल को कंपेयर करें, तो इसमें ये होता है कि जो आपका सल्यूट होता है, ठीक है, आपका जो सल्यूट होता है वो जनाब आपकी ब्लड वेसल में तो कम है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इसी अमाउंट को आपके ब्रेन सेल के अंदर, तो ब्रेन सेल के अंदर आपके जो सल्यूट्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, आपके जो सल्यूट्स हैं वो ज्यादा हैं। और दूसरी कंडीशन अगर हम देखें कि आपका जो आपका फ्लूइड है हाइपोस्मोलर कंडीशन में, वो ब्लड वेसल में ज्यादा है, ब्लड वेसल में ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए आपकी ब्रेन सेल के अंदर, तो ब्रेन सेल के अंदर आपका जो फ्लूइड है वो क्या है, वो कम है, ठीक है, ये कंडीशन डेवलप हो चुकी है। लेकिन क्या होगा इस कंडीशन में, ये होगा कि जो आपका वाटर होगा, ठीक है, जो वाटर होगा वो क्या करेगा, वो जनाब आपका एक तरह से सल्यूट्स को फॉलो करेगा। अब सल्यूट्स कहाँ पे ज्यादा है, सल्यूट आपके ब्रेन सेल के अंदर ज्यादा है,
तो सारे का सारा जो वाटर होगा वो आपकी ब्लड वेसल से निकलेगा और ब्रेन सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेन सेल के अंदर जो है वाटर वो सारे का सारा आ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी ब्रेन सेल के अंदर वाटर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो आपका ब्रेन सेल है ये स्वेल हो जाएगा, यानी कि ये फूल जाएगा, ठीक है। यानी क्योंकि इसके अंदर आपके सॉल्वेंट ज्यादा जा रहे हैं, फ्लूइड ज्यादा जा रही है, वाटर ज्यादा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फूल जाएगा। एक कंडीशन आएगी ये इतना ज्यादा फूल जाएगा कि लास्ट पे जाके ये फट जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो सारे का सारा जो फ्लूइड होगा वो आपके ब्रेन के अंदर अकोमोलेट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे आपकी एक तरह से सेरिब्रल एडीमा। क्या कहेंगे हम, एक उसको कहेंगे सेरिब्रल एडीमा कहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, आपने इन दोनों को लाजमी और लाजमी समझ लेना है। यानी कि हाइपोस्मोलर में क्या होगा, हाइपोस्मोलर में आपकी ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड ज्यादा होगा, लेकिन आपके ब्रेन सेल के अंदर सॉल्वेंट जो आपका सल्यूट होगा वो ज्यादा होगा। तो जो सॉल्वेंट होगा, जो फ्लूइड होगा, वो जनाब आपकी ब्लड वेसल से निकलेगा और जो आपका ब्रेन सेल के अंदर जो सल्यूट्स हैं वो ज्यादा है तो उसकी तरफ आ जाएगा। सारे का सारा जो वाटर होगा वो ब्लड वेसल से निकल के आपके ब्रेन सेल के अंदर आ जाएगा। आपके ब्रेन सेल के अंदर वाटर इकट्ठा होता रहेगा। एक कंडीशन आ जाएगी कि ये सारे का सारा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, और सारे के सारे जो वाटर इस सेल के अंदर है वो निकल के आपके ब्रेन के अंदर अकोमुलेट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे आपका सेरिब्रल एडीमा। क्या कहेंगे, सेरिब्रल एडीमा। अब ये कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन आपके पास ऐसी हजारों केसेस होते हैं, हजारों ऐसे केसेस होते हैं, हजारों पैथोलॉजीज होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि जनाब उस पेशेंट में क्या हो जाता है, उसमें हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। ऐसा ही है ना, आपने सुना होगा जनाब उस पेशेंट में जो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, जनाब उसमें हाइपरनेट्रीमिया हो गया। क्या मतलब हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि जनाब उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो सोडियम का लेवल, यानी कि सल्यूट का लेवल ज्यादा हो गया। ऐसा ही आपने सुना होगा। या फिर आप कहते हैं कि जनाब उस पेशेंट को डायबिटीज मिलाइटस हुआ है, और डायबिटीज मिलाइटस का क्या मतलब होता है कि उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा हो गया है, यानी कि उसकी ब्लड वेसल के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ज्यादा हो गया। ऐसे तो आपने हजारों कंडीशन सुनी होगी, लेकिन आपने कभी मतलब कि बहुत ही रेयर सुना होगा यार उस पेशेंट में क्या हो गया, उस पेशेंट के ब्रेन के अंदर जनाब एक तरह से फ्लूइड इकट्ठा हो गया, यानी कि उसको सेरिब्रल एडीमा हो गया। या फिर जनाब आपने काफी रेयर सुना होगा कि उसका जो ब्रेन सेल है वो सारे सारे के सारे जनाब सुकड़ चुके हैं, वो श्रिंक हो चुके हैं। बहुत रेयर सुना होगा, ठीक है। वो मतलब कि रेयर क्यों होता है, रेयर इस वजह से होता है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपके जो ब्रेन सेल है इनके अंदर एक मतलब कि प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर एक जो है वो एक खूबी होती है कि जनाब वो इस कंडीशन से निपटना, इसको एक तरह से फेस करना जानते हैं। कैसे, जैसे ही जनाब ये जो होंगे ना, जैसे ही जनाब आपका एक तरह से इस ब्लड वेसल्स के अंदर जब भी हाइपर ओस्मोलर होगा, जब भी सल्यूट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो इनको ये क्या करेंगे, आपकी जो ब्रेन सेल है ये सेंस करेंगे, ठीक है, कि यार ये जो आपकी ब्लड वेसल है इसके अंदर सल्यूट्स ज्यादा है। जब इसको ये पता चल जाएगा कि यार ब्लड वेसल के अंदर सल्यूट ज्यादा है, तो इसको ये फिक्र लग जाएगी को अगर सल्यूट ज्यादा है तो कहीं मेरा सारे का सारा जो एक तरह से वाटर है वो यहाँ से निकल के आपकी ब्लड वेसल के अंदर ही ना चला जाए। तो ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल से क्या करता है, कुछ सल्यूट्स जो है वो ले लेता है, कुछ जो सल्यूट्स होता है ये आपकी ब्लड वेसल से वापस ले लेता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइपर ओस्मोलर है, इसके अंदर सल्यूट्स ज्यादा है। तो ये क्या करता है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करता है, एक जनाब आपका एक ऐसा मैकेनिज्म, एक एडाप्टिव मैकेनिज्म शो करता है कि ये जो इसके अंदर जो एक्सेस जनाब सल्यूट्स हैं ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब उसको ज्यादा जो एक्सेसिव एक तरह सल्यूट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस इन दोनों यानी कि ब्लड वेसल्स और आपकी इस ब्रेन सेल के अंदर जो एक तरह सल्यूट्स थे, जो सल्यूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। जब वो बराबर हो जाएंगे तो अब क्या होगा कि अब आपके जो ब्रेन सेल का जो वाटर है वो यहाँ से निकल के आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब आपका जो ब्रेन सेल है वो आपका श्रिंक होने से बच जाएगा। ये होता है आपके ब्रेन सेल एक अडाप्टिव मैकेनिज्म शो करते हैं कि जब भी आपकी ब्लड वेसल के अंदर हाइपरोस्मोलर हो, उसके अंदर सल्यूट ज्यादा हो, तो उसको ये खदशा पैदा हो जाता है कि यार मेरा सारे के सारा जो वाटर है हो सकता है कि वो चला जाए ब्लड वेसल के अंदर और मैं तो श्रिंक हो जाऊंगा, मैं तो सुकड़ जाऊंगा। वो क्या करता है, ब्लड वेसल से आपके जो एक्सेसिव सल्यूट्स होते हैं उसको ले लेता है और अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, ताकि आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी ब्रेन सेल के अंदर जो सल्यूट्स हैं वो बैलेंस रहे, वो इक्वल रहे, ठीक है।
तो ये मैकेनिज्म होता है। सेम इसी तरह ये करता है, ये क्या करता है, सेम इस तरह जब इसकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है हाइपोस्मोलर हो, यानी कि इसके अंदर जब फ्लूइड्स ज्यादा होते हैं और सोल्यूट्स कम होते हैं, तो ये क्या करता है, ये इसको ये खदशा पैदा हो जाता है कि यार कहीं जो इसका ब्लड वेसल है उसके अंदर जो है वो फ्लूइड ज्यादा हो चुके हैं जनाब, उसके अंदर एक तरह का सैलाब आ चुका है और उसके अंदर जो आपके सल्यूट हैं वो कम है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जब मतलब कि मेरे अंदर तो आपके अगर वो कहेगा कि अगर मैं कंपेयर करूं अपने को और आपकी जो ब्लड वेसिस से, तो मेरे अंदर तो आपके एक तरह से सल्यूट ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि इस ब्लड वेसल का जितना भी फ्लूइड है वो निकल के मेरे अंदर आ जाएगा, मैं तो स्वेल हो जाऊंगा, मैं तो फूल जाऊंगा और एक कंडीशन आएगी जब मैं फट जाऊंगा, ऐसे ही होगा। तो ये क्या करेगा, ये जनाब जो इसके अंदर एक तरह से जो इसके मतलब जो आपके ब्रेन सेल के अंदर जितने भी एक तरह से एक्सेस सल्यूट्स होंगे ना, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर सल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, कुछ आपके जो सल्यूट्स होंगे वो क्या करेगा, कुछ सल्यूट्स वापस इस ब्लड वेसल को दे देगा। ये इसको ब्लड वेसल को दे देगा, जब इसको कुछ आपके सल्यूट्स दे देगा, तो ये और आपके ये जो ब्लड वेसल है और आपके ब्रेन सेल, इन दोनों के दरमियान जो सल्यूट्स का लेवल है वो अगेन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ये वो बैलेंस हो जाएगा, तो ये जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, एक्सेस वाटर है, ये आपकी ब्रेन सेल के अंदर नहीं आएगा और ना ही ये स्वेल होगा, ना ही ये बर्स्ट होगा और ना ही ये स्वेल होगा, ठीक है, तो ना ही इसके अंदर एडीमा होगा। यानी कि जब इसमें हाइपोस्मोलर होगा फ्लूइड ज्यादा होगा, सल्यूट्स कम होगा, फ्लूइड ज्यादा होगा और सल्यूट्स कम होंगे, तो ये क्या करेगा, अपने में से सल्यूट्स को निकालेगा, ब्लड वेसल को दे देगा, ठीक है, यानी कि सल्यूट्स का जो बैलेंस है वो मतलब कि इक्वल कर लेगा, दोनों को एक तरह से बैलेंस कर लेगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस वाटर होगा वो मतलब कि वहीं पर रह जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, और वो ब्रेन सेल के अंदर नहीं आएगा, और मतलब कि वो श्रिंक नहीं, अब सॉरी, वो स्वेल जो है वो नहीं होगा। अब ये जो होती है ना, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका जो ब्रेन है ये एक एडाप्टिव मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। और ये जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म अभी मैंने आपको बताया एडाप्टिव मैकेनिज्म, ये एडाप्टिव मैकेनिज्म अडाप्ट करने में आपके ब्रेन सेल को कुछ टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि ये ऐसा ऐसा ये जो सारा प्रोसेस था ये ऐसा ऐसा करता है, इसको कुछ टाइम लगता है, यानी कि ये एक टाइम टेकिंग जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मतलब कि ऐसा ऐसा करता है। लेकिन फिर फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आपके पास आती है और उसमें क्या है कि आपका जनाब एक तरह से पेशेंट है, उसमें क्या है कि आपका हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि एक पेशेंट आपके पास आता है उसमें क्या है कि एक हाइपोनेट्रीमिया है, यानी कि एक पेशेंट मतलब उसमें क्या उसके जरा ब्लड वेसल आपने चेक सॉरी उसके सीरम लेवल के अंदर सोडियम का लेवल चेक किया और आपको पता लगा कि जनाब इसके अंदर जो है वो सोडियम तो बहुत ज्यादा कम है। और आप आप क्या करते हो कि जनाब मैं जो है बहुत ही ठीठा हूँ जनाब, मैं तो बहुत ज्यादा ठीठा डॉक्टर हूँ, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जल्दी से जनाब जो सोडियम का लेवल है वो करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आप जनाब बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर जो है वो साबित आप खुद को साबित करना चाहते हो, वो ठीठे डॉक्टर बनना चाहते हो। आपने देखा, आपने उसके सीरम लेवल के अंदर सोडियम का लेवल देखा जो कि कम था, जो कि क्या था, कम था, यानी कि उसमें हाइपोनेट्रीमिया था। आपने कहा अच्छा ठीक है, आप क्या करते हो उसमें एकदम से बहुत ज्यादा सोडियम जो है वो दे देते हो ताकि उसके अंदर जल्दी से क्या हो जाए, सोडियम का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाए। जब आप उसको जरा बहुत ज्यादा सोडियम दे देते हो तो मतलब कि बहुत ज्यादा जो सोडियम होगा वो क्या होगा, वो आपकी इस ब्रेन सेल के अंदर आएगा, सॉरी ब्रेन के जो एकदम ब्लड वेसल जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है इनके अंदर आएगा, ठीक है, यानी कि जो आपने एकदम से एक्सेस सोडियम दिया है वो आपकी ब्रेन सेल के अंदर आ जाएगा, जब ब्रेन सॉरी आपके एक तरह से ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। ये इतना ज्यादा आपने सोडियम दिया कि वो बहुत ही ज्यादा जो आपका सोडियम था वो आपकी ब्रेन यानी कि आपकी ब्रेन की जो ब्लड वेसल उनके अंदर जाके अकोमुलेट हो गया। जब ये एक तरह से आपने सडन किया, मतलब कि आपने अचानक किया, मतलब कि एकदम से आपने उसको बहुत ज्यादा सोडियम दिया, तो अब क्या हुआ कि अब आपके ब्रेन के पास कुछ टाइम ही नहीं मिला, आपके ब्रेन सेल को टाइम ही नहीं मिला कि वो जनाब इस एडाप्टिव मैकेनिज्म को शो कर सके, वो आपने वो क्या करे इसमें से कुछ सल्यूट्स अपने अंदर ले ले, मतलब कि आपने अचानक एकदम से बहुत ज्यादा दे दिया। अब क्या होता है कि जो आपका जो ब्रेन सेल है इसके पास एक एडाप्टिव मैकेनिज्म शो करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, इसको कोई समझ नहीं आता ये क्या करे। ये बेचारा क्या करता है, अपने में से जितना भी वाटर है जो इसके पास वाटर होता है वो इसी आपकी ब्लड वेसल के अंदर फेंक देता है, क्योंकि आपने क्या किया, बहुत ज्यादा बाहर से सोडियम दिया, वो सारे का सारा जो सोडियम है वो ब्लड वेसल के अंदर आया, जो आपके ब्रेन सेल को जनाब एक तरह से उसके पास जनाब बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि क्या करना है, उस जो आपका ब्रेन सेल का जितना भी वाटर है वो जनाब चला गया आपकी इस ब्लड वेसल्स के अंदर। तो फिर क्या होगा कि आपका जो ब्रेन सेल है वो क्या हो, वो श्रिंक हो गया, वो सुकड़ जाता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब फॉर एग्जांपल दोबारा
यही कंडीशन अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसका एक तरह से हाइपोग्लाइसीमिया था, क्या हाइपोग्लाइसीमिया था, यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज कम था, आपने कहा अच्छा इसको तो ग्लूकोज कम था, मैं क्या करता हूँ उसको जनाब एकदम से ना उसको 2-3 केजी जो शुगर है ना वो खिला देता हूँ, उसको केजी जो शुगर है जो चीनी है वो खिला देता हूँ, ताकि उसकी लाइक उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। सेम इस तरह आपने अचानक एकदम से जनाब उसके अंदर या बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा दी उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, यही शुगर जो होगी आपके ब्रेन की ब्लड वेसल के अंदर आएगा, ठीक है, इतनी ज्यादा शुगर, यानी शुगर क्या है, सल्यूट है, तो वो सारे का सारा जो वाटर है आपकी ब्रेन सेल को छोड़ के आपकी ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा, और फिर इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, आपका जो ब्रेन होगा, ब्रेन सेल होगा वो सुकड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। लेकिन क्या होता है कि एक कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है कि एकदम से जनाब आपका फॉर एग्जाम्पल अभी क्या था, या फिर फॉर एग्जाम्पल एकदम से क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर या तो नॉर्मल था या बहुत ज्यादा था आपका ग्लूकोज, या फिर आपका क्या सोडियम, यानी कि अब क्या है दूसरी कंडीशन आपने समझनी है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या था, पहले एक था नॉर्मल था या बहुत ज्यादा था आपका ग्लूकोज या सोडियम आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, सोडियम और ग्लूकोज का जो लेवल था या तो वो नॉर्मल था या बहुत ज्यादा था। एकदम से क्या हुआ, एकदम से जनाब उसके अंदर जनाब एक तरह से बहुत ज्यादा हाइपोनेट्रीमिया हो गया, यानी कि उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो गया, ये एकदम से उसके में बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है, यानी कि एकदम से उसके अंदर आपके सल्यूट्स का जो लेवल है वो कम हो गया किसी भी वजह से, यानी कि उसमें क्या हो गया, हाइपोओस्मोलर कंडीशन डिवेलप हो चुकी है और एकदम से डिवेलप हो चुकी है। अब इसको अगेन समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने में से जो सल्यूट्स होंगे वो इसमें अंदर जो है वो फेंकने के लिए इसको टाइम ही नहीं लगेगा, इसके पास टाइम ही नहीं होगा अडॉप्टिव मैकेनिज्म शो करने के लिए। तो क्या होगा कि इसका जो सारे का सारा जो वाटर होगा, इसके अंदर जो सारे का सारा वाटर होगा वो जना ब्लड वेसल को छोड़ के एक ब्रेन सेल के अंदर आ जाएगा। जब सारे के सारे जो ब्लड वेसल वो छोड़ के इस ब्रेन सेल के अंदर आ जाएगा, तो आपका जो ब्रेन सेल होगा वो स्वेल हो जाएगा, जिसको मतलब कि आपके एक तरह से सेरिब्रल एडिमा जो होगा वो डिवेल्प हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस होती है मतलब कि आपकी से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, यानी कि आपने समझ ला कि आपका हाइपर ओस्मोलर और हाइपोस्मोलर में क्या होता है, नॉर्मली आपका ब्रेन सेल जो होता है वो एक एडाप्टिव मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है, मतलब वो एडाप्टिव मैकेनिज्म शो करने में उसको कुछ टाइम लगता है, लेकिन आप एकदम से क्या करती हो, आप जनाब एकदम से उसके अंदर जनाब एक या तो उसके अंदर बहुत बहुत कम हाइपोनेट्रीमिया था या हाइपोग्लाइसीमिया था, आप एकदम से उसको बाहर से सल्यूट्स देते हो, ठीक है, आपके ब्रेन सेल के पास अडॉप्टिव जो मैकेनिज्म है वो शो करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो आपका जो ब्रेन सेल है वो श्रिंक हो जाता है, या फिर क्या होता है कि एकदम से आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो आपके जो ब्रेन सेल है उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो जना वो अडॉप्टिव मैकेनिज्म शो कर सके, तो वो क्या करता है अपने में से जितना भी एक तरह से सोल्यूट्स है उसको बाहर ही नहीं निकाल पाता, तो उसके अंदर मतलब उसके अंदर सारे का सारा जो वाटर होता है वो ब्रेन सेल के अंदर आ जाता है, आपका जो ब्रेन सेल है वो एक तरह से स्वेल हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, ये सारी कंडीशन होती है, ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को, ठीक है, जिसके अंदर श्रिंक होता है या स्वेल होता है इसको हम कहते हैं ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। क्या होता है कि आपका ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता है। अब ये जो कंडीशन होती है ये मेनली आपके जो पोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है, हमने कहा था कि आपकी ब्रेन स्टेम किस किस से बना होगा, आपका जो ब्रेन स्टेम होता है वो आपका मिड ब्रेन से बना हुआ है, आपकी पोन से बना हुआ है और आपके मेडुला ऑब्लांगेटा से बना हुआ है। अब ये जो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता है ये मेनली जनाब आपके ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो मतलब कि ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और ब्रेन स्टेम में भी कौन सा स्पेसिफिक एरिया होता है आपके पोन्स के अंदर हो रहा होता है, इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम दिया जाता है इसको हम कहते हैं आपके सेंट्रल पोन्टाइन डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। सेंट्रल पोन्टाइन उसने लिखा हुआ है माइलिनोलाइसिस। माइलिनोलाइसिस का यही मतलब होता है कि आपके जो एक्सोन है उसके अंदर जो माइलिन शीट है वो खत्म हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस या सेंट्रल पोन्टाइन डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होता है। डीमाइलिनेशन का यही मतलब होता है कि जनाब आपके जो एक्सोन होते हैं उनके इर्द गिर्द जो आपकी एक तरह से जो माइलिन शीट है वो खराब हो जाती है, वो डिसरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके ब्रेन सेल सारे फट रहे हैं, आपका एडीमा हो रहा है और सारी उसकी वजह से आपकी माइलिन शीट जो है वो खराब हो रही है, क्योंकि आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी डैमेज हो रहे हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज वो आपके क्या है, आपके सीएनएस के अंदर है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जब डैमेज हो जाएंगे हो सकता है कि ये आपके जो मैंने मैकेनिज्म शो करवाया आपको, ये जो मैंने आपको सेल लिया है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, ये क्या हो, ये आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जब एक तरह से स्वेल हो जाएंगे या श्रिंक हो जाएंगे, तो आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते थे, आपके सीएनएस के अंदर जो है वो एक्सोन के इर्द गिर्द माइलिन शीट बनाते थे। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट
ओलिगोडेंड्रोसाइट ही नहीं रहे तो आपकी जो एक्सोन की जो माइलिन शीट है वो भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये आपके वाटर की वजह से हो रहा है। वाटर अगर ज्यादा बाहर निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, वाटर अगर ज्यादा इसके अंदर आ जाएगा आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट में, वो बर्स्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी माइलिन शीट सही तरह नहीं बनेगी आपके सीएनएस में, तो इसको कहते हैं ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। और ये पोन्स के अंदर हो रहा होता है, जिसको हम सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस या सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनेशन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब उसने यहाँ पे मैं आपको रीड भी करवा देता हूँ। अब उसने एक कंडीशन यहाँ पे लिखी है आपका एक से इस जो आपका लाइक होता है ना आपका ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, इसके अंदर होता है आपका लॉक्ड इन सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा आपका एक तरह से लॉक्ड इन सिंड्रोम। देखिए लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपने तीन चीजें याद रखनी है। लॉक्ड इन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है ये क्या होता है कि ना तो ये आपका कांट मूव्स, यानी कि ना तो ये मूव कर सकता है, ना तो ये अपनी बॉडी को हरकत करवा सकता है, ठीक है, ना तो ये चल सकता है, कांट टॉक, यानी कि ना तो ये बात कर सकता है, कांट टॉक, ना तो ये बात कर सकता है। लेकिन लेकिन एक कंडीशन जो इसमें होती है वो क्या होती है कि कैन ओनली ब्लिंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैन ओनली ब्लिंक, यानी कि ये अपनी आंखों की मूवमेंट जो है वो करवा सकता है। ठीक है, अपनी आंखों की मूवमेंट जो है वो सिर्फ करवा सकता है, लेकिन इसके अलावा यानी कि इसकी आंखों के अलावा इसकी पूरे जिस्म की ना कोई मूवमेंट होगी, ना ये बात कर सकेगा, ना ये चल सकेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है। जब इसका ब्रेन डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो आपके ब्रेन के जो आपके ब्रेन में जो आपके सीएनएस में एक्सोन है वो नहीं सही तरह, मतलब कि वो सारे सही तरह नहीं बन रहे, क्योंकि आपको डीमाइलिनेशन हो रही है, तो आपका जो ब्रेन है वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें जितनी भी नर्व्स होंगी, ठीक है, जो नर्व्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। तो ये जो नर्व्स होती हैं आपके मसल की प्रॉपर मूवमेंट करवा रही होती हैं, तो अब आपकी जो नर्व्स डैमेज होने की वजह से आपको क्या हो जाएगी, आपको न्यूरोपैथी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूरोपैथी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स होंगे ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगे, ना तो रिलैक्स हो सकेंगे। मतलब कि आपका जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल ऐसे होगा जिस तरह एक जिंदा लाश है। ठीक है, ना तो मतलब उसकी सिर्फ आंखें खुली होंगी, लेकिन ना तो वो बात कर सकेगा, ना तो वो चल सकेगा। ये सारी कंडीशन उसके अंदर जो वो हो रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है लॉक्ड इन सिंड्रोम, यानी कि ऐसा सिंड्रोम जिसमें जनाब आपका पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल जो होता है, इसको हम दूसरी कंडीशन में कहते हैं सूडो कोमा। कौन सा? आपका एक तरह से सूडो कोमा भी कहते हैं। यानी कि कोमा के अंदर भी क्या होता है कि आपका जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, और उसकी जो आंखें होती है ना वो भी बंद होती है, उसको ब्लिंक नहीं कर सकता। लेकिन इस जो पेशेंट होता है ना आपका लॉक्ड इन सिंड्रोम का, ये तकरीबन होश में होता है, कॉन्शियस में होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये मूव भी नहीं कर सकता, टॉक ही नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ अपनी आंखें जो होती है वो ब्लिंक कर सकता है। यानी कि ये आप क्या करता है, आप अगर उससे बात करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करोगे, तो ये क्या करेगा, अपनी आंखों से सिर्फ जनाब उसको आपको आंसर दे रहा होगा, लेकिन ये आप बोल नहीं सकेगा, क्योंकि इसको ये टंग के मसल्स हैं उनकी इनर्वेशन खराब हो चुकी है। और दूसरा ये क्या करेगा, प्रॉपर मूव नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी के सारे मसल्स हैं उनकी इनर्वेशन खराब हो चुकी है, तो इसको एक तरह से न्यूरोपैथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने लाजमी समझना है कि लॉकड सिंड्रोम को सूडो कोमा कहते हैं। इस पेशेंट के अंदर जो है वो कॉन्शियस जो होता है वो मतलब कि लॉस नहीं होता, वो तकरीबन जो होता है वो होश में रहता है, और दूसरा जो होता है वो अपनी जो आंखें उसकी ब्लिंक करता है। लेकिन जो कोमा होता है उसके अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और अपनी आंखों को भी ब्लिंक नहीं करता। अब जरूरी नहीं है कि जनाब आपके लॉकड इन सिंड्रोम में आपको पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाए। कुछ कंडीशन होती है जिनके अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर उसको कॉन्शियस जो होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक तरह से ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। अब मैं जल्दी से आपको रीड भी करवा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपको समझ आई है या नहीं आई। ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो उसने लिखा हुआ है कि आपका ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम क्या होता है। आपका एक तरह से ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस कहते हैं। मैसिव एक्सोनल डीमाइलिनेशन होती है, ठीक है, इन पोंटाइन व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर क्या होता है हम पढ़ेंगे, आपका व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको सर्जरी में। सेकेंडरी टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी टू रैपिड ओस्मोटिक चेंज, यानी कि जब भी आप ओस्मोटिक चेंज करते हो, ठीक है, मोस्ट कॉमनली it iatrogenic correction of hyponatremia बट आल्सो रैपिड शिफ्ट टू अदर ओस्मोलाइट्स ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि आइट्रोजेनिक का क्या मतलब होता है कि जो आप जो वो आपकी जो हॉस्पिटल के अंदर जितनी चीजें यूज करती हो, ठीक है, आपका सोडियम हो जाता है, ठीक है, आपका ग्लूकोज हो जाता है, या दूसरी जो आपके इक्विपमेंट्स यूज करते हो उसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक। ठीक है, यानी कि आपकी जो
मेडिकल के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम आयोटोजेनिक कहते हैं। तो अगर वो हाइपोनेट्रीमिया को आप जल्दी से ठीक कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप ग्लूकोज को जब जल्दी से ठीक कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, आपको लॉक्ड इन सिंड्रोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाएगा। इस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि उसका जो आपका पूरे का पूरा जो जिस्म होता है वो आपका पैरालिसिस हो जाता है, उसको उसको डिसआर्थरिया, यानी कि ना तो वो बोल सकता है, ना तो वो कुछ खा पी सकता है। उसकी जो आंखें होती है उसको डिप्लोपी, यानी कि उसकी आंखों से दो चीजें दिखाई देती हैं। और उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसका जो होश है, मतलब कि हो भी सकता है लॉस और नहीं भी हो सकता। इसी वजह से हम इसको कहते हैं सूडो कोमा। क्या कहते हैं? सूडो कोमा। इसमें आपने तीन बातें लाजमी लिखनी है कि कांट टॉक, बात भी नहीं कर सकता, कांट वॉक, चाल भी नहीं सकता, कैन ओनली ब्लिंक, यानी कि सिर्फ वो अपनी आंखों को ब्लिंक कर सकता है। अब ये जो होता है आपकी दो कंडीशन में हो सकता है, फ्रॉम लो टू हाई, यानी कि जब एकदम से आप जो है वो सोडियम अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा करोगे तो आपके जो पोन्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, वो डाई हो जाएंगे। फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि जब एकदम वो आपके ब्रेन सेल के अंदर जो सोडियम कम हो जाएगा, योर ब्रेन विल ब्लो, यानी कि उसमें सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, उसकी हर्निएशन हो जाएगी। ठीक है, हाई होगा, लो होगा तो आपके ब्रेन सेल के अंदर सारा का सारा जो एक तरह से वाटर चला जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ठीक है। तो इसका यही है कि आप जब भी आपके पास पेशेंट आए हाइपोनाइट्रीमिया का, ठीक है, तो आपने उसको जनाब आईवी फ्लूइड लगाना है। ठीक है, आईवी फ्लूइड यानी कि आईवी जो एक तरह से ड्रिप वगैरह होती है वो लगानी है। और उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने सोडियम वगैरह ग्लूकोज वगैरह डालने हैं। ठीक है, उसको आपने एकदम से, वो पंजाबी में कहते हैं ना फक्के मारना, यानी कि एकदम से जनाब आप उसने उसको ना तो आपने चीनी के फक्के मरवाने हैं और ना ही आपने उसको जनाब आपके जो दूसरे होते हैं लाइक जो साल्ट होते हैं, ना ही आपने एकदम से उसको साल्ट के फक्के मरवाने हैं। आपने फ्लूइड्स के अंदर वो साल्ट देना है, फ्लूइड्स के अंदर जनाब आपने उसको ग्लूकोज देना है और ऐसा ऐसा ठीक करने की कोशिश करनी है, और थीटा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे जल्दी से बताते हैं, आपको समझ आ चुकी है इसकी ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम की? जल्दी से बताएं, जल्दी से। सही। ये जो आज नहीं आए ना, जिन्होंने मुझे बताया था वो तो ठीक था, लेकिन जो जो मतलब कि आज जिन्होंने नहीं अटेंड की, ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं प्रोवाइड करूंगा। इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके एक तरह से ग्वालियन बार सिंड्रोम। क्या आपके ग्वालियन बार सिंड्रोम क्या होता है, उसका क्या सारा सीन होता है, और इसको हम देखते हैं। अभी जनाब जैसे ही ये होगा ना, मतलब कि जैसी क्लास एंड होगी ना, मतलब कि इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि जनाब अभी क्लास एंड होगी है, अभी फौरन मैसेज आ जाती है, इधर से मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ, उधर से फौरन जनाब मैसेज आ जाएंगे कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। करता हूँ इनका इलाज। अच्छा, ग्वालियन बार सिंड्रोम, दोबारा से मैं आपके एक नोट्स के ऊपर आ जाता हूँ और वहां से मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके। अब ग्वालियन बार सिंड्रोम को समझने से पहले ना मैं मतलब कि आपको सिंपल वे से इसको पहले समझा देता हूँ, बाद में आपको ये सारी चीजें जो होगी एक तरह से समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है। अब यानी कि इसमें आपने जो है वो मतलब कि सिंपल वे से मैं आपसे मतलब कि बातें करता हूँ ग्वालियन बार सिंड्रोम की, फिर आपको जो प्रॉपर आपके नोट्स बनवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखिए, ग्वालियन बार सिंड्रोम में ना आपने पता क्या समझना है, इसमें आपका जो होते हैं, ये पहले तो आपने कहना कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। इस पेशेंट में पता क्या होता है, इस पेशेंट में आपने सिंपल एक बैक्टीरिया लेना है जिसको हम कहते हैं कंफाइलोबैक्टर जेजुनाई। अब ये जो कंफाइलोबैक्टर जेजुनाई एक बैक्टीरिया होता है ना, ये क्या करता है, ये जनाब किसी भी वे से, यानी कि किसी भी पाथ वे से ना, ये आपकी जीआईटी के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। जैसे ही आपकी जीआईटी के अंदर ये कंफाइलोबैक्टर जेजुनाई एंटर हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये जनाब आपके जो स्टोमक होते हैं, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसको डैमेज करता है। उसके एक तरह जो म्यूकोजल लेयर होती है, उसकी एक तरह जो एपिथेलियल लेयर होती है ना, उसको डैमेज करता है। जब आपके स्टोमक को और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक तरह से म्यूकोजल लेयर है ना, उसको जब डैमेज करता है ना, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आपकी एक तरह से गैस्ट्रो एंटीराइटिस, यानी कि आपके उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डैमेज कर रहा है और आपके जो स्टोमक है उसको भी डैमेज कर रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये आपका बैक्टीरिया कैम्पैलोबैक्टर जेजुनाई होता है ना, जब ये आपको गैस्ट्रो एंटीराइटिस करवाता है ना, तो आपके इम्यून सिस्टम को गैरत आती है। गैरत किस तरह आती है, वो देखता है कि यार एक वो जो है वो बाहर से एक पैथोजन आ चुका है,
कंफाइलोबैक्टर जेजुना बैक्टीरिया जो है वो आया है और उसने मेरी जो बॉडी है उसके जीआईटी को जनाब क्या करना, एक डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, उसको गैस्ट्रो एंटीराइटिस करवा रहा है। वो क्या करता है, वो जनाब आपकी तरह जो है वो ओस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम जिस तरह आपने करवा दिया था पेशेंट में, वो इस तरह आप सेम इस तरह क्या करता है, वो दोबारा से जो है खुद को ठीठा साबित करने की कोशिश करता है। तो वो जनाब आपका जो एक तरह से कंफाइलोबैक्टर जेजुनाई होता है ना बैक्टीरिया, उसको किल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसकी ऐसी की तैसी, वो उसको किल करने के मतलब के चक्कर में ना खुद को ओवर एक्टिवेट कर बैठता है, खुद को बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव कर बैठता है। या जब वो एकदम से अपने आप को खुद को बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव करता है ना, तो वो क्या करवाता है, वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ज्यादा ऑटो एंटीबॉडीज बनाता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है, एक हद से ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है। ये एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो आपके कैम्फेलोबैक्टर जेजुनाई को तो अफेक्ट करती ही करती हैं। लेकिन यही जो आपकी जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपकी एक तरह से एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबॉडीज जो होती हैं, अगर मैंने एंटीबायोटिक्स का है तो सॉरी, एंटीबॉडीज जो होती हैं जो बहुत ज्यादा बनी है, ये एंटीबॉडीज जो होती है ना, आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो शवान सेल्स है ना, उन शवान सेल के ऊपर अटैक करते हैं। यानी कि ये जो एक्सेस एंटीबॉडीज बनी है आपकी ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से, ये क्या करती हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपकी एक तरह से शवान सेल्स है ना, उन शवान सेल को डैमेज करती हैं। जब आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के शवान सेल में डैमेज करती हैं, तो शवान सेल क्या करते थे, आपके पीएनएस में जितने भी एक्सोन्स थे उनके इर्द गिर्द एक माइलिन शीट बनाते थे। जब इसी तरह जब आपके शवान सेल डैमेज हो जाएंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तरह से जो माइलिन शीट है वो भी नहीं बनेगी। जब माइलिन शीट नहीं बनेगी तो आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी एक तरह से न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, यानी कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। ऐसे ही है ना। अब मतलब कि वो सारे उसको मतलब कि एक तरह से जो आपके लोअर लिम्स होंगे उनके जितने भी आपके लाइक होंगे, जो न्यूरॉन्स होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा, ये कहेगा डॉक्टर साहब 2 हफ्ते पहले ना मुझे क्या हुआ था, मुझे जनाब मेरे मतलब कि मैदे का मसला बना था, मेरी जो एक तरह से जो आंतें थी उनका मसला बना था, मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा जनाब पेचेस रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डायरिया रहा है। यानी कि वो कहेगा कि जनाब 2 हफ्ते पहले ना मुझे जो बहुत ज्यादा मतलब कि वॉमिटिंग रही है, मुझे बहुत ज्यादा डायरिया रहा है। फिर ऐसा ऐसा ये जो कंडीशन थी ना ये बढ़ती गई, और फिर क्या हुआ कि मेरी जो दोनों टांगे हैं, ठीक है, यानी कि वो ये कहेगा कि मेरी जो दोनों टांगे हैं इसके अंदर एक जब बहुत ज्यादा वीकनेस अब फील हो रही है, और वीकनेस इतनी कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं चल भी नहीं सकता, मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। फिर वो कहेगा कि डॉक्टर साहब पहले ये था कि मेरी जो वीकनेस थी ना ये सिर्फ टांगों तक थी, यानी कि सिर्फ जो टांगे थी वहां पे थी, यानी कि नी जॉइंट से नीचे नीचे थी। अब जनाब दिन ब दिन ये जो वीकनेस है ना ये ऊपर ऊपर आ रही है, और यही जो वीकनेस है ये मेरी थाई रीजन को भी इन्वॉल्व कर रही है। यानी कि वो अपनी जबान में बोलेगा, अभी तो हमने थाई रीजन ही कहना ना, वो कहेगा जनाब मेरी थाई रीजन जो है ना वो भी मतलब कि इन्वॉल्व हो रही है, और थाई रीजन जो है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, बहुत ज्यादा पेन होती है, वीक होती है, मैं चलने से भी जनाब आ रही हूँ, मैं चल भी नहीं सकता। फिर एक कंडीशन आती है जनाब, ये जो मतलब कि अगर वो फिर भी सही नहीं करवाता, बहुत लेट आपके पास आता है, तो फिर क्या होता है कि वही आपकी जो एक वीकनेस होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आपकी एक तरह से जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपके जो होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि लोअर लिम्ब से स्टार्ट हुई थी, आपको टांगों से स्टार्ट हुई थी, तो ये ऊपर की तरफ असेंड कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, फिर ये आपके थाई रीजन को करेगी, ऐसा ऐसा ये जो आपके एब्डोमिनल मसल्स होंगे ना उनको इन्वॉल्व करेगी, एब्डोमिनल के अंदर जितने भी एक तरह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी नर्व्स हैं, उनको इन्वॉल्व करेगी। फिर जनाब आपकी एक कंडीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो आपकी फ्रीनिक नर्व होती है ना, जो आपकी डायफ्राम को, जो डायफ्राम क्या है, आपका चीफ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको जो नर्व सप्लाई कर रही है फ्रीनिक नर्व उसको इन्वॉल्व कर लेगी। यानी कि अब आपका जो डायफ्राम है ना वो भी वीक हो जाएगा। जब आपका डायफ्राम ही वीक हो जाएगा तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो जनाब डिपेंडेंट है आपके इसके ऊपर है, जो कि डायफ्राम इसके ऊपर अब डिपेंडेंट है ना। जो जब भी आपके डायफ्राम ने मूव करना होता है तभी आपको रेस्पिरेशन होनी होती है, जब तभी आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होना होती है ना। तो अब फ्रीनिक नर्व भी डैमेज है, डायफ्राम पर मूव ही नहीं कर सकेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, यानी कि ना तो वो मतलब कि प्रॉपर सांस ले सकेगा, ना तो मतलब कि प्रॉपर इनहेल कर सकेगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। और जब उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो वो पेशेंट जो आपके एक तरह से डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इस सारी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस सारी कंडीशन को हम कहते हैं आपका एक तरह से
आपका ग्वालियन जीबीएस, ग्वालियन बार सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि ये एक तरह से ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब आपके एक तरह से माइंड सेट बन चुके हैं कि ग्वालियन बार सिंड्रोम क्या होता है। अब हम आते हैं इसके, आपके नोट्स बनाते हैं ग्वालियन बार सिंड्रोम के, और फिर इंशाल्लाह आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। तो आपने अभी जो लिखना है, जो आपके दूसरा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका एक तरह से ग्वालियन बार सिंड्रोम। क्या होगा आपका एक तरह से ग्वालियन बार सिंड्रोम, ठीक है, कि ग्वालियन बार सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से जीबीएस भी कहते हैं, ग्वालियन बार सिंड्रोम। अब आप पहले आपने लिखना है कि ग्वालियन बार सिंड्रोम क्या होता है। आपने कहना है कि ये जो ग्वालियन बार सिंड्रोम होती है, ये आपकी एक तरह से क्या होती है, ऑटो इम्यून, क्या होती है आपके ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज, ठीक है, यानी कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है, यानी कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है। किसको डैमेज होता है, स्पेशली ऑटोइम्यून मीडिएटेड डैमेज स्पेशली टू शवान सेल्स, ठीक है, यानी कि किसको डैमेज होगा, आपकी शवान सेल्स को, ठीक है। शवान सेल्स किस में होगी, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डिसरप्शंस ऑफ, यानी कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ, डिसरप्शंस ऑफ माइलिन शीट, ठीक है, डिसरप्शंस ऑफ माइलिन शीथ, यानी कि डिसरप्शन ऑफ द माइलिन शीथ इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि ग्वालियन बार सिंड्रोम क्या है, ग्वालियन बार सिंड्रोम इट इज एन ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज स्पेशली टू द शवान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डिसरप्शंस ऑफ माइलिन शीट्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये याद रखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कंडीशन है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर इसके में क्या होता है, आपने कहना है कि इसमें एक तरह से क्या मतलब कि कौन सी कंडीशन करवाती है, आपने कहना है इट इज यूजली रिजल्ट आफ्टर, ठीक है, यानी कि इट इज यूजली, ये अक्सर इट इज यूजली रिजल्ट आफ्टर, ठीक है, इट इज यूजली रिजल्ट आफ्टर कोई भी वायरल, ठीक है, कोई भी वायरल एंड कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई, यानी कि जो आपको मेनली जो आपको ग्वालियर बार सिंड्रोम करवाता है ना, वो ये वाला बैक्टीरिया कौन सा, आपके कैम्फाइलोबैक्टर, ठीक है, कौन सा, कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई इन्फेक्शन, जेजुनाई इन्फेक्शन करवाता है आपके तकरीबन, तकरीबन आपके 80 to 90%, ठीक है, तकरीबन आपके 90% जो आपके जीबीएस के केसेस होते हैं वो आपके कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनाई बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, ठीक है। यानी कि इट इज यूजली रिजल्ट आफ्टर वायरल और कैम्फेलोबैक्टर जेजुनाई इन्फेक्शंस, ठीक है, मतलब कि आपको क्या होगा, कोई भी आपको वायरस का अटैक होगा आपका, या इस बैक्टीरिया का अटैक होगा, जिसके आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव करेगा, और ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने मतलब कि आपको डेफिनेशन की प्रॉपर समझ आ चुकी है। अब इसके अंदर आपने जो लिखना है वो होगी इसके एक तरह से क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्या आपने लिखना है एक तरह से क्लिनिकल फीचर की, ये जो पेशेंट होगा ये आपके पास कैसे आएगा। लेकिन जो आपने क्लिनिकल फीचर लिखने ना, आपने कहना है कि इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस, ठीक है, यानी कि क्या होगा कि आपका एक तरह से सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस होगा। यानी कि सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सिमेट्री का ये मतलब होता है कि आपके जो दोनों लिम्स हैं, ठीक है, यानी कि आपकी अपर लिम्स और लोअर, सॉरी, आपका जो होता है ना दोनों टांगे, ठीक है, वो बाईलेटरल, यानी कि इसको कहते हैं बाईलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी, दोनों टांगे जो कि एक साथ इन्वॉल्व होंगी, कभी भी उसको असिमेट्रिक यानी कि यूनिलेटरल नहीं होगी। तो असेंडिंग होगी, यानी कि क्योंकि ये आपकी टांगों से स्टार्ट होगी फिर ऊपर की तरफ जो है चली जाएगी, असेंड करेगी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो आपने कहना इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस होती है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि इसमें क्या होते हैं कि जो आपके प्रोक्सिमल, ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि आपके प्रोक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है, यानी कि जो भी आपके प्रोक्सिमल मसल्स होंगे ना, यानी कि लोअर लिम्ब के जो मसल्स होंगे उनकी वीकनेस होगी, क्यों भाई, उनको नर्व सप्लाई कम मिल रही है, उनकी इनर्वेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स की मूवमेंट ही खत्म हो जाएगी। जब मसल की मूवमेंट ही खत्म हो जाएगी तो उनकी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर कहता है कि ये जो वीकनेस होती है और आपकी, फिर आपने लिखना है इसके अंदर जो वीकनेस होती है, यानी कि उसमें निचली क्या होता है, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होती है, फिर क्या होती है, ये जो वीकनेस होती है ये जिसको पैरालिसिस भी कहते हैं, यानी कि ये जो वीकनेस या पैरालिसिस होती है ना, ये क्या होती है, इवेंचुअली रीचेस टू, यानी कि इवेंचुअली रीचेस टू कहाँ तक, डायाफ्राम के ऊपर, यानी कि जो आपका डायाफ्राम है, ठीक है, यानी कि जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसल्स है उसके अंदर पहुंच जाती हैं, एंड काजेज रेस्पिरेटरी फेलियर, एंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन जीबीएस इज रेस्पिरेटरी फेलियर। इस एमसीक्यूज को आप कवर करें यहाँ पे। मतलब कि ये क्या होगी, जो वीकनेस होगी, जो वीकनेस आपकी होगी वो आपकी मतलब कि वीकनेस और पैरालिसिस इवेंचुअली रीचेस टू द डायाफ्राम एंड काजेज रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, ये कंडीशन इसके अंदर आती है। और इसके अंदर क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, ठीक है, तो इसके में क्या होगा, एक तरह टिंगलिंग, आपकी टिंगलिंग एंड नंबनेस, टिंगलिंग टिंगलिंग एंड नंबनेस
इस तरह आपके एक तरह से एक्सट्रीमिटीज के अंदर, एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब होता है, आपकी जो लोअर लिम्स होते हैं, आपकी टांगे होगी, आपके जो पैर होते हैं, वहां पे सारी क्या होगी, आपको एक तरह से टिंगलिंग एंड नमनेस सिचुएशंस होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर कंडीशन के अंदर लिखना है। मतलब कि सारा मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसके अंदर जो R2 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो आपकी श्वसन सेल को डैमेज करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, उसको जो होता है लाइक सोमैटिक असेंडिंग पैरालिसिस होती है, प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है। वीकनेस और पैरालिसिस जो होती है ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, डायफ्राम को इन्वॉल्व करती है, और जिसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, और मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह वो कहेगा कि मेरी जो पैर होते हैं इनमें सुइयां, जिस तरह सुइयां चुभ रही होती हैं उस तरह की उसको सेंसेशन आएगी। ये सारी कंडीशन उस पेशेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये लाजमी आपने इसके अंदर लिखना है। फिर हम आते हैं इस पेशेंट के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है, क्या होती है कि आपके एक तरह से इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप कौन कौन सी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो इसको चेक करने के लिए। हिस्ट्री तो आपने ले ली, जैसे आपने उसकी हिस्ट्री ली, जब वो बताएगा कि जनाब 2 हफ्ते पहले मुझे वॉमिटिंग थी, मुझे डायरिया था, फिर जनाब मेरी जो टांगे थी वहां पे वीकनेस स्टार्ट होगी, मैं चल भी नहीं सकता, फिर वो थाई रीजन, इस तरह बताएगा ना, तो आपने जीबीएस के बारे में सोचना है। मजीद आपने कंफर्म करवाने के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन लेनी है, वही आपने पहले जो है वो हिस्ट्री अगर हम लिखें तो हिस्ट्री आपने लेनी है। वो बताएगा कि जीआईटी अपसेट था, हिस्ट्री के अंदर आपने क्या लेना है उसको, वो आपको क्या बताएगा, जीआईटी अपसेट। जीआईटी अपसेट में वो क्या बताएगा आपको, ना वो कहेगा मुझे नोजिया, क्या नोजिया रहा था, वोमिटिंग पहले रहा था, ठीक है, नोजिया था, वोमिटिंग रहा था, फिर वो कहेगा मुझे डायरिया भी रहा था, क्या डायरिया भी रहा था, ठीक है, जी हिस्ट्री में बताएगा। फिर वो क्या बताएगा, फिर जो दूसरी मतलब की सिचुएशन वो बताइए पहली थी, फिर वो कहेगा कि इसको क्यों, मतलब कि आप क्या करोगे, फिर वो जनाब वो बताएगा कि उसको क्या होगा, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होगी, ये सारी आपने लिख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, उसका एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, आप जनाब एक हैमर लोगे, आपको पता है ना कि जो एक तरह से अगर आपने कभी भी किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हो, उसके पास एक हैमर होता है, ठीक है। तो वो जो हैमर होता है वो आपके टेंडन के रिफ्लेक्स को चेक कर रहा होता है, जिससे हमने जो जितने भी आपकी रिफ्लेक्सेस हैं उनके अंदर पढ़ा था। तो ये क्या करेगा, आपके जो टांगे हैं या आपके एक तरह से लोअर लिम्स है ना, वहाँ के जो वहाँ पे जो एक तरह से मसल्स हैं या उनके टेंडन है, उनका रिफ्लेक्स चेक करने की कोशिश करेगा, यार क्या उनके अंदर कोई मतलब उनकी वीकनेस है या नहीं है, या क्या सीन होता है। क्योंकि अब जो आपके मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, तो ये इसमें क्या होगा कि डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या होगा, इनमें डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि अब आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, उनमें न्यूरोपैथी हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें एक तरह से आपके डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स, यानी कि टेंडन जो होंगे वो वीक हो चुके होंगे। उसके अलावा क्या होगा, लॉस ऑफ मसल पावर, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ मसल पावर। अब मसल पावर आपने कैसे चेक करनी है, आपने उसका जो है वो जो पाँव वगैरह है या उसकी तरह से टांगे वगैरह वो पकड़ लेनी है, फिर आपने कहना है कि इसको मूव करो, यानी कि मुझसे छुड़वाने की कोशिश करो। तो वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि प्रॉपर मसल की वीकनेस हो रही है, तो इस वजह से आपने इसको प्रॉपर चेक करना होता है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा अक्सर, अभी आप जाओगे इंशाल्लाह, अगर आप में से कोई जो प्रैक्टिस वगैरह भी करेगा ना, तो जब आप जाओगे ना, मतलब कि डेंगू वगैरह के काफी पेशेंट आएंगे, अगर आप डेंगू वार्ड में जाओगे ना, तो वो जो होता है ना आपका एच जो होता है या एम होता है, वो क्या करता है, वो अपने हाथों की जो उंगलियां होती है ना वो पेशेंट के हाथ में पकड़ाता है, और कहता है कि जनाब इनको एक तरह से प्रॉपर जोर से दबाओ, जितना भी जोर है उसको दबाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो प्रॉपर नहीं दबा सकता ना, तो उसको पता चल जाता है कि यार इसके अंदर जो है ना वो मसल की वीकनेस हो रही है, यानी कि इसको न्यूरोपैथी हो रही है। तो वो मतलब कि प्रॉपर जो है वो उसको पता चल जाता है इसका सारा सीन, ठीक है। सेम इसी तरह क्या होता है, सेम इसी तरह इसके अंदर भी आपने क्या करना है, ठीक है, कि यानी कि उसके अगर हाथों को चेक करना चाहते हो तो हाथों को, उसके कहना है कि मेरे हाथों को जो है वो प्रॉपर प्रेस करने की कोशिश करो जितना भी जोर है, या फिर आपने उसको उंगलियां वगैरह पकड़ लेनी, उसकी टांगे पकड़ लेनी, आपने कहना मुझसे छुड़वाने की कोशिश करो, तो वो मतलब कि नहीं कर सकेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, मसल वीकनेस हो रही है और टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने यहाँ ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसमें आपको क्या मिलेंगी, एंटी माइलिन, ठीक है, एंटी माइलिन शीथ एंटीबॉडी, ठीक है, क्या होगा, एंटी माइलिन शीथ एंटीबॉडीज, क्यों, क्योंकि ये आपका ऑटो इम्यून मतलब कि एक मीडिएटेड डिजीज है, आपको ऑटो मतलब कि एक तरह से ऑटो इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, आपकी बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनी है। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो आपके पीएनएस के अंदर जो माइलिन शीथ है उसके खिलाफ ही बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एंटी माइलिन शीथ एंटीबॉडीज। या फिर आपको कौन सी मिलेंगी, एंटी शवान सेल्स, ठीक है, क्या मिलेंगी आपको एक तरह से, एंटी शवान सेल्स एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटी शवान सेल्स एंटीबॉडीज जो है वो आपको मिलेंगी, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगी। आपने 3 चीजें चेक करनी है, हिस्ट्री में वो जीआईटी अपसेट बताएगा, फिर वो कहेगा कि मुझे क्या होगा, प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस हो रही होगी, ये बताएगा। एग्जामिनेशन आप करोगे, आप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करोगे जो कि आपको कम मिलेंगे, और जनाब आपने
बताता हूँ। तो आपने क्या दूसरा एग्जामिनेशन आपने करनी है। एग्जामिनेशन के ऊपर आपने क्या करना है कि उसका टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने हैं हैमर से। दूसरा आपने उसको मसल की वीकनेस, मसल की पावर चेक करनी, जो कि मतलब के काम होगी। दूसरी आपने क्या करना है, ब्लड के अंदर जनाब एंटीबॉडीज चेक करनी है। एंटी माइलिन शीथ एंटीबॉडीज मिलेंगी, जो आपके एंटी शवान सेल्स एंटीबॉडीज मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन के अंदर कि ये जो लोग होते हैं इनके अंदर जनाब आपकी जो शवान सेल्स होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मतलब की बनती है, और शवान सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो आपको एंटी माइलिन शीट या आपको एंटी शवान सेल एंटीबॉडीज आपको मिलती हैं। ये इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर आपने इसका ट्रीटमेंट, आपको कंफर्म हो चुका है कि जनाब जीबीएस का पेशेंट है, तो आपने इसके ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट के लिए जनाब आपने जनाब उसको क्या करना है, इंट्रावेनस आपने अम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि आपने आईवीआईजी, यानी कि ये क्या है, ये आपके एक अम्यूनोग्लोबुलिन है, अम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कि ये आपकी एक तरह से एंटीबॉडी है। आपने क्या करना है, ये आपने जो आईवी जो है ना, इस आईजी को लगवाना है, यानी कि इंट्रावेनस रूट के थ्रू आपने अम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि ये जो आपकी एंटीबॉडी है इसको जनाब आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है उस पेशेंट के अंदर, जो है वो मतलब कि इंजेक्ट करना है। अब रीजन क्या है, यानी कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इस पेशेंट के अंदर भी एक तरह से आपको मतलब कि एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बन रही है, आप बाहर से भी एंटीबॉडीज दे रहे हो, ऐसे ही है ना। इसकी कंडीशन ये होती है क्योंकि ये जो आपकी इंट्रावेनस आईजी होती है ना, ये आपकी जो नेचुरल आपके एक तरह से जो अंदर से नेचुरल एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है, जो आपकी आपके एक तरह से अंदर से जो नेचुरल एंटीबॉडीज बन रही हैं उनकी प्रोडक्शन को सप्रेस कर देगा एक तरह से फीडबैक की मैकेनिज्म से, ठीक है। और दूसरा ये जो आपकी एक तरह से बाहर से जो आपकी एक तरह से एंटीबॉडीज होती है ना, ये आपके श्वान सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करती, ठीक है, आपके जो श्वान सेल्स होते हैं इनके ऊपर अटैक नहीं करती, ठीक है। यानी कि इसकी दो रीजन होती हैं आप जो इंट्रावेनस आईजी देते हो। एक तो ये आपकी नेचुरल एंटीबॉडीज जो होती हैं उनकी प्रोडक्शन को कम कर देती हैं बाय द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। और दूसरे ये क्या करती हैं, जो आपके श्वान सेल्स होते हैं उनको डैमेज नहीं करती, इस वजह से आप इनको देते हो। और दूसरा आपने क्या करवाना है इनके ट्रीटमेंट के लिए, आप जो ना प्लाज्मा फेरेसिस करवा सकते हो। क्या आपका इधर प्लाज्मा प्लाज्मा फेरेसिस का क्या मतलब होता है, आप उसके खून को साफ करोगे, आप उसको जो ब्लड होगा उसको साफ करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, उसके जो ब्लड होगा उसमें जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी, उसमें जितनी भी एक तरह से एंटीबॉडीज होंगी उनको बाहर निकालने की कोशिश करोगे। किस तरह, मतलब कि आप क्या करोगे, उसका जो ब्लड होगा उसको मतलब कि जो है वो बाहर ले लोगे। आप उसको ब्लड को क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूज करोगे, आपको पता है ना सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, उसके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करोगे। फिर वहां से जो आपकी एक तरह से एंटीबॉडीज होंगी वो आपके ब्लड से अलग हो जाएंगी, और जो साफ ब्लड होगा आप उसको वापस अपने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं, ठीक है। और तीसरी आप क्या कर सकते हो, अगर वो पेशेंट है आपके एक तरह से रेस्पिरेटरी फेलियर का, मतलब उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसको वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेशन दो, ठीक है, यानी उसको एक तरह से वेंटिलेटर के ऊपर लिटा दो, ठीक है। यानी कि अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो उसको एक तरह से वेंटिलेशन दो, उसको वेंटिलेटर के ऊपर लिटा दो अगर उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। लेकिन याद रखें, ये जो आपका होता है ना जीबीएस, ग्वालिन बार सिंड्रोम, ग्वालिन बार सिंड्रोम के अंदर जो आपके कोर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं, कौन से आपके कोर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका जीबीएस होता है ग्वालिन बार सिंड्रोम के अंदर, जो आपके एक तरह से कोर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, ये क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये नहीं देते। लेकिन जो आपकी आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन यही है कि क्योंकि ये जो आपके कोर्टिकोस्टीरॉइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जनाब आपके एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं ना, यानी कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, ऐसे ही है ना। जब ये आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपका एक तरह से जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करते हैं। अब इन्फ्लामेशन जो होती है वो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। और ये जरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपकी एक तरह से जो इन्फ्लामेशन होती है ये आपकी इन्फेक्शन को भी कम करती है, यानी कि आपके पैथोजिन जो होता है बाहर से उसको भी कम स्प्रेड होने देती है। और दूसरा ये क्या करवाती है, आपका जो सेल डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर होने में हेल्प करती है, ठीक है। उसको रिपेयर होने में एक तरह से हेल्प करती है, कौन सी, आपकी इन्फ्लामेशन, ठीक है। लेकिन जो आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जब इन्फ्लामेशन को कम करते हैं तो आपका क्या होगा, जो प्रोटेक्ट आपके एक तरह से रिपेयर वाला जो मैकेनिज्म है वो होगा, वो भी नहीं होगा। जब आपके एक तरह जो मैक्रोफेजिस होते हैं, मैक्रोफेजिस क्या करवाते हैं, मैक्रोफेजिस एक तो आपके पैथोजिन को फैलने नहीं देते, और दूसरा ये क्या करते हैं, जो आपके सेल डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो जब आपका जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे वो आपकी इन्फ्लामेशन को ही खत्म कर देंगे, वो आपके मैक्रोफेज को इनएक्टिवेट कर देंगे,
तो आपको जो पैथोजन होगा वो ज्यादा फैलेगा। और दूसरा ये क्या होगा कि आपको जो रिपेयर वाला मैकेनिज्म है, जो रिपेयर वाला जो प्रोसेस है वो भी नहीं चलेगा। तो आपको ये मतलब कि आपको जो कंडीशन होगी वो दिन ब दिन ज्यादा ही मिलेंगी। तो इसलिए आपने कहना है जो आपका जीबीएस है, ग्वालिन बार सिंड्रोम, इसके अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर लाजमी और लाजमी ये चीजें रूल आउट करनी है। और इसके अंदर मतलब यही था इसके अंदर आपके एक तरह से जीबीएस के अंदर। ठीक है, और अभी जल्दी से मुझे बता दें कि आपको कुछ समझ आई है या कोई मसला है इसमें। अच्छा जी, ये जो आपका ग्वालिन बार सिंड्रोम था, हम डिस्कस कर रहे थे आपके जीबीएस को कि जो ग्वालिन बार सिंड्रोम था उसमें आपका एक कंडीशन होती थी, आपने उसके बारे में दो जो है आपने स्टेटमेंट लिखनी है। वो कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है? आपने लिखनी है कि आपका जो ग्वालिन बार सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है कि आफ्टर इन्फेक्शन, यहाँ पे आपने लिखना है कि आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि जब भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के बाद अगर आपको क्या हो सुमेट्रिक, क्या हो आपका एक तरह से सुमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस हो। ठीक है, यानी कि क्या हो आपका सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस हो, यानी कि आपको जना नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि आपके जो लोअर लिम्ब है उससे स्टार्ट होके आपके ब्रेन की तरफ जाए या आपके लंग्स की तरफ जाए, अगर वो पैरालिसिस जाए, इसको हम कहते हैं सोमैटिक असेंडिंग पैरालिसिस। तो उसको हम कहेंगे आपका जीबीएस, यानी कि ग्वालिन बार सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर आफ्टर इन्फेक्शन क्या हो जाए, अगर आफ्टर इन्फेक्शन इन्फेक्शन के बाद आपको क्या हो, आपको एक तरह से सुमेट्रिक हो, ठीक है, सुमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस हो। ठीक है जी, आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर क्या हो सुमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस हो, ठीक है, सुमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस हो, तो इसको हम कहेंगे आपका एक तरह से आपका माइलर फिशर सिंड्रोम। कौन सा होगा? आपका एक तरह से माइलर फिशर सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है कि माइलर, FISHER, माइलर फिशर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आपका MFS की क्या होता है, तो आपने कहना ये क्या होता है कि आपका माइलर फिशर सिंड्रोम होता है और ये वेरिएंट है। क्या है? ये वेरिएंट है, यानी कि टाइप है आपकी जीबीएस की, यानी कि ये वेरिएंट है, यानी कि टाइप है आपकी जीबीएस की। यानी कि अगर इन्फेक्शन होने के बाद आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मसला हो और उसमें क्या हो कि आपको सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो उसको हम जीबीएस कहेंगे। लेकिन अगर आफ्टर इन्फेक्शन आपके पीएनएस में मसला हो, लेकिन उसमें क्या हो कि आपको सोमैटिक डिसेंडिंग पैरालिसिस हो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो उसको हम कहेंगे आपका माइलर फिशर सिंड्रोम। और जो माइलर फिशर सिंड्रोम है ये वेरिएंट है जीबीएस की, इसमें जो साइंस और सिम्टम्स होंगे वो सेम होंगे जीबीएस की, लेकिन जो आपकी डिजीज है उसकी स्प्रेडिंग में एक तरह से थोड़ी सी डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, लेकिन आपकी दूसरी सारी जो चीजें होंगी वो सेम ही होंगी। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी लिख लेना है कि आपका एक तरह से माइलर फिशर सिंड्रोम या आपका जीबीएस में क्या मतलब कि सीन होता है। ओके जी, अब हम जो मजीद जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से MS, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं हम इसको? MS भी कहते हैं और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, जो आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है आपने इसकी जो पहले मैं आपको एक तरह से इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, और जीबीएस का भी और आपका MS का भी। तो आपने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ साथ आपने अपने नोट्स बनाते जाना है ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आपने कहना है कि जो आपका MS है, यानी कि आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये भी क्या है आपका एक तरह से ऑटो इम्यून। ठीक है, यानी कि क्या है आपका एक ऑटो इम्यून मीडिएटेड, यानी कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है। ठीक है, यानी कि ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है किसको? आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को। किसको? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को। ठीक है, यानी कि आपका ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे होते हैं? आपके CNS में। ठीक है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जब आपके CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको आती हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ये क्या होता है आपने कहना है, ये आपका ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है किसका? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, आपके CNS के अंदर। जब आपके CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा कि लीडिंग टू डिसरप्शन ऑफ, यानी कि लीडिंग टू डिसरप्शन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ किसकी? आपकी माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ की कहाँ पे? आपके CNS में, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपकी जो माइलिन शीथ होगी वो खराब हो जाएगी, वो सही तरह नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, MS है, उसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है? आपने कहना है इट इज ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द CNS लीडिंग टू डिसरप्शंस ऑफ माइलिन शीथ इन द CNS। ठीक है, तो ये आपने लिखना है, यानी कि पहले आपको कोई ना कोई मसला होगा, फिर आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा जिसकी वजह से आपको ये
अब ब्रेन के अंदर माइलिन शीथ सही तरह नहीं बनेगी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब इसमें क्या होता है कि इट इज यूजली, यानी कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने लिखना है, इट इज यूजली टी सेल मीडिएटेड, यानी कि ये क्या होता है कि आपके एक तरह से टी सेल मीडिएटेड डैमेज होता है, यानी कि आपका ये जो आपका एक तरह से आपका होता है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक में इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और व्हाइट ब्लड से आपको पता है बी सेल भी होते हैं, ठीक है, आपके टी सेल भी होते हैं, ठीक है। और आपका जो बी सेल होता है ये भी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आपके टी सेल भी। लेकिन जो आपका होता है ना, आप एक तरह से ये वाला मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपका टी सेल मीडिएटेड डैमेज होता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी लिखना है कि इसमें क्या होता है कि आपका टी सेल जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जब टी सेल ओवर एक्टिव होते हैं तो इनकी वजह से आपको क्या होता है कि आपके सीएनएस के अंदर जो वो मसला बनता है ड्यू टू डैमेज टू द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये आपने लिखना है। फिर आते हैं इसके जेंडर के ऊपर, यानी कि कौन सा ऐसा जेंडर है, यानी कि मेल या फीमेल में कौन ज्यादा डैमेज होते हैं। तो आपने कहना है कि ये जो आपके फीमेल्स होती हैं, ठीक है, फीमेल ज्यादा आपके एक तरह से आपकी डैमेज होती हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर इनके अक्रस के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी एपिडीमियोलॉजी आ जाती है, यानी कि एक रिसर्च के मुताबिक आपकी जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा डैमेज होती हैं और आपकी जो मेल्स होते हैं वो कम होते हैं। और ये जो आपके एज ऑन सेट, ठीक है, एज ऑन सेट यानी कि कौन सी ऐसी उम्र होती है मोस्टली जो है वो देखी जाती है। तो आपने कहना कि ऐसी फीमेल जिनकी जो एज होती है, जिनकी उम्र आपकी 20 से 30 साल होती है, उनके अंदर ये मेरी कंडीशन आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है फीमेल्स में ज्यादा होती है, और वो फीमेल जिनकी जो एज होती है वो आपकी 20 से 30 साल होती है। इस यही कंडीशन होती है। इसके अलावा हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, यानी कि ये जो पेशेंट है आपके पास कैसे आएगा। अब ये जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपकी जो सीएनएस है इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपको स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रॉपर लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इट कैन डैमेज, ठीक है, जो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है इसमें क्या होता है, इट कैन डैमेज माइलिन शीथ, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो जाती है किसके ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो जाती है ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स, बहुत सारी न्यूरॉन्स की, किसके अंदर, आपके सीएनएस के अंदर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जब आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से आपके जो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होंगे उनके इर्द गिर्द जो माइलिन शीथ बनी होती थी आपके सीएनएस में वो सही तरह नहीं बनेगी। जब वो सही तरह नहीं बनेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू वेरियस सिम्टम्स, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, वेरियस सिम्टम्स होंगे। अब वो कौन कौन सी सिम्टम्स होगी वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले हम आ जाते हैं आपके सीएनएस के सिम्टम, जो आपकी सेंट्रल सिम्टम्स हैं, यानी कि जो आपके ब्रेन के अंदर जो साइंस और सिम्टम्स होंगे। जाहिर सी बात है, आपकी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं आपके जो ब्रेन के अंदर जो आपके हैं, जो ब्रेन के अंदर जो आपके एक तरह से मतलब कि न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। जब ब्रेन के अंदर आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, आपको एक तरह से डिप्रेशन मिल सकता है, ठीक है। आपको एक तरह से अनएग्जाइटी मिल सकती है, यानी पेशेंट जो वो बहुत गुस्सा करेगा, अनएग्जाइटी मिल सकती है। उसके अलावा आपको क्या होगा, उसको एक तरह सोशल विड्रॉल होगा, यानी कि वो जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल आपका डिप्रेशन का शिकार होगा। जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसकी वजह से उसको क्या होगा, वो मतलब कि अलग थलग रहना जो है वो पसंद करेगा। उसके अलावा इसको बहुत ज्यादा थकावट भी रहेगी, फटीग होगी। यानी कि इसको सीएनएस सेंट्रल सिम्टम्स कौन कौन सी होगी, इसको डिप्रेशन होगा, इसको एंग्जाइटी होगी, जिसकी वजह से सोशल विड्रॉल, यानी कि ये अलग थलग रहना पसंद करेगा क्योंकि इसमें डिप्रेशन हो रहा है। और साथ इसको क्या होगा, साथ इसको बहुत ज्यादा फटीग होगी, थकावट होगी, ठीक है। तो ये अपने सेंट्रल सिम्टम्स के ऊपर लिखना है। फिर जो दूसरा अपने सिस्टम के ऊपर आना है वो आपका होगा एक तरह से यूरिनरी ब्लेडर। कौन सा, आपका एक तरह से यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि आपके जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके रिलेटेड कौन सी साइंस और सिम्टम्स होंगी। तो आपने कहना है कि क्योंकि आपके जो सीएनएस है, सीएनएस के अंदर जो आपकी एक तरह से न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो रहे हैं। जब न्यूरॉन्स डैमेज हो रही हैं तो वो क्या करेंगी, आपकी बॉडी के जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनका कंट्रोल जो होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें आपका जो यूरिनरी ब्लेडर है वो भी एक है। तो आपके जो आपके यूरिनरी ब्लेडर उनकी प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्शन होनी थी या कॉन्ट्रैक्शन जो प्रॉपर रिलैक्सेशन होना थी वो आपके ब्रेन के पास जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के पास जो नर्व्स हैं उनकी वजह से होना था ना। तो अब आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एकदम सेंट्रल आपका न्यूरोपैथी हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लैडर की तरफ जो नर्व्स आ रही है वो डैमेज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, यानी कि उसका जो ब्लैडर होगा
वो प्रॉपर जो है वो एक तरह से प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो सकेगा। यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी फील होगा तो उसको उसी वक्त जो है वो यूरिन आ जाएगा। यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि उसको जनाब थोड़ा सा भी यूरिन आएगा तो वो उसके शलवार के अंदर ही निकल जाएगा, तो इसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन होगा, क्या होता है इसमें ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन, यानी कि उसको क्या होगा, यूरिन की जो है वो कतरे वगैरह आएंगे, क्योंकि उसका जो ब्लैडर है वो न्यूरोपैथी होने की वजह से, यानी कि उसका जो ब्लैडर है वो एक तरह से नर्व डैमेज होने की वजह से, यानी कि उसको न्यूरोपैथी होने की वजह से उसका जो ब्लैडर है वो काफी वीक हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन होगा। तीसरी आपने जो इस कंडीशन के अंदर याद रखनी है, ठीक है, वो होगा आपका एक तरह स्पीच, यानी कि उसकी जो टंग के मसल्स होंगे उनके उसके ऊपर क्या कंट्रोल होगा। तो आपने कहना है कि इसमें डिसआर्थरिया होगा, क्या होगा, डिसआर्थरिया। मैं आपको बता चुका हूँ डिसआर्थरिया क्या होता है, यानी कि इनएबिलिटी टू स्पीच, यानी कि वो प्रॉपर बोल ही नहीं सकेगा क्योंकि उसके जो टंग के मसल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। उनकी तरफ जो नर्व सप्लाई है वो मतलब कि एकदम वीक हो चुकी है, यानी कि उनकी जो आपके टंग की तरफ जो नर्व आ रही हैं उनकी न्यूरोपैथी हो चुकी है, तो प्रॉपर आपकी टंग की मूवमेंट नहीं करवा सकेगा, जिसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया कहते हैं, ठीक है। फिर आपने जो एक तरह से इसके अंदर मजीद जो कंडीशन लिखनी है वो होगी आपकी ओकुलर सिम्टम्स, ठीक है। यानी कि ओकुलर सिम्टम्स से मुराद ये है कि जो आपकी आई होगी, जो आपकी आईज होंगी उनके रिलेटेड कौन से साइंस और सिम्टम्स आएंगे। तो आपने कहना है इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। जब आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो आपकी जो आई होती है उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं आपकी नेस्टिगमस, ठीक है। क्या होती है आपकी नेस्टिगमस, नेस्टिगमस का मतलब होता है कि डांसिंग मूवमेंट ऑफ द आई, यानी कि जो डांसिंग मूवमेंट ऑफ द आई, यानी कि जो आपकी आई होगी, ठीक है, उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, ठीक है, जिस तरह वो मतलब कि किसी को आंख मार रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, इसको हम कहते हैं नेस्टिगमस कहते हैं, यानी कि डांसिंग मूवमेंट ऑफ द आई होगी। डिप्लोपिया होगा, यानी कि उसकी आंखें जो होंगी उसमें दो दो चीजें दिखाई देंगी, उसकी आई स्ट्रेन, यानी कि उसकी आंख में काफी दर्द होगा, ठीक है, तो ये आपने लिखना है, आई स्ट्रेन होगा। ये सारी कंडीशंस आपको आनी चाहिए। दूसरा अगर हम लिखेंगे इसके एक तरह से जीआईटी के ऊपर से क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हैं, यानी कि इसके एक तरह से बाउल, यानी कि जो इसका एक तरह जीआईटी है उसकी मोटिलिटी के ऊपर क्या साइंस और सिम्टम्स है, तो आपने कहना है कि ये जो होता है इसके में कभी कभी जो होगा वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कभी इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कभी इसके अंदर जो डायरिया रहेगा, ठीक है, कभी इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कभी डायरिया रहेगा, क्योंकि आपका जो होता है ना जो वेगस नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। तो कभी इसके अंदर क्या कॉन्स्टिपेशन और कभी इसके अंदर डायरिया रहेगा। दूसरी इसके मसल्स के ऊपर क्या असर आएगा, तो आपने कहना है कि इसमें क्या होगा, जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको काफी इंटेंशन ट्रिमर्स हम देखने को मिलते हैं। कौन सी आपकी कौन सी इंटेंशन ट्रिमर्स जो है वो देखने, और इंटेंशन ट्रिमर्स क्या होते हैं हम देख चुके हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो पूछते हैं कि आपका कौन सा ऐसा ट्राइएड है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखते हैं, ठीक है, विच ट्राइएड इज यूजुअली सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, कौन सा ऐसा ट्राइएड है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम देखते हैं। यानी कि ट्राइएड का ये मतलब होता है कि कौन सी तीन जो साइंस और सिम्टम्स है वो हम मेनली आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखते हैं। तो आपने कहना है कि एक ट्राइएड होता है जिसको कहते हैं चार कोर ट्राइएड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। चार कोड ट्राइएड, ठीक है, चार कोड ट्राइएड, यानी कि चार कोड ट्राइएड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक जो चीज इसमें आती है वो होती है आपकी एकदम स्कैंड स्पीच, यानी कि स्कैंड स्पीच से मुराद ये है कि नॉर्मल स्पीच होगी, यानी कि वो प्रॉपर ना तो बोल सकेगा, और उसकी जब थोड़ा सा अगर बोलेगा भी तो उसकी जो एक तरह से लाइक जो स्पीच होगी वो मतलब कि अनएबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि आप प्रॉपर उसको समझ भी नहीं सकोगे। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं स्कैंड स्पीच होती है, ठीक है, तो आपने इसमें ये कहना है। और दूसरा जो एक चीज हम देखते हैं वो होगा, इसमें हम देखते हैं इंटेंशन ट्रिमर, यानी कि इसके मसल वीकनेस होने की वजह से इसको हम इंटेंशन ट्रिमर्स देखते हैं। या फिर इसमें क्या होता है कि आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, क्या होती है आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, ठीक है, यानी कि उसका यूरिन जो होता है उसकी इनकॉन्टिनेंस होती है, क्योंकि ब्लैडर के जो मसल होता है डिट्रोजल मसल वो वीक हो जाता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि आपका नेस्टिगमस होता है, नेस्टिगमस होता है, ठीक है, कौन सी नेस्टिगमस, यानी कि नेस्टिगमस क्या होता है कि आपकी ऑप्टिक न्यूराइटस हो जाती है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक न्यूराइटस, यानी कि आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। यानी कि स्कैंड स्पीच, आपकी जो जुबान की तरफ जो मसल आ रहे हैं और उनको जो नर्व सप्लाई कर रही है वो मतलब कि डैमेज हो जाएगी। इंटेंशन ट्रिमर्स होंगे, यानी कि यूरिनरी इनकंटिनेंस होगी, जो आपकी ब्लैडर की तरह जो पुडिडल नर्व आ रही है वो पुडिडल नर्व जो होगी वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डिट्रोजल मसल जो होगा वो वीक हो जाएगा और आपको एक तरह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिलेगी। नेस्टिगमस ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा, जिसकी वजह आपकी आई की एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, ठीक है जी, आपने लाजमी लिखना है, इसको आपने याद करना है।
SIN, सिन के नाम से। सिन निमोनिक होता है ना, सिन में स्कैंड स्पीच, इंटेंशन ट्रिमर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और आपका नेस्टिगमस। तो सिन के निमोनिक से आपने इसको लाजमी याद करना है। और ये आपका चारकोल ट्राइएड होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि कौन सा ऐसा ट्राइएड होता है जो हम देखते हैं इसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। तो आपने कहना चारकोल ट्राइएड, और चारकोल ट्राइएड में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आपने लाजमी लिख लेनी है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके डायग्नोस के ऊपर, ठीक है। हम इसको कौन कैसे हम जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका ये जो पेशेंट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है। तो डायग्नोसिस में आपने कहना है कि हमने लंबर पंक्चर करना है, ठीक है। क्या करना है हमने, क्योंकि ये आपका सीएनएस का मसला है। सीएनएस में हम लंबर पंक्चर करेंगे आपके L4 और L5 के दरमियान। जब हम लंबर पंक्चर करेंगे तो हमें जो एक तरह से आईजीजी का लेवल है, ठीक है, इंक्रीज आईजीजी लेवल किसमें, आपके सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर आईजीजी का लेवल ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आईजीजी क्या है, आपकी एक तरह से एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। और आपका ये आपका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसमें बहुत ज्यादा ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। और जब भी आपको टी सेल मीडिएटेड डैमेज होता है, टी सेल जब भी आपके सेल को डैमेज करते हैं तो आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं। तो आपने कहना है जब हम लंबार पंक्चर करेंगे तो सीएसएफ के अंदर हमें जो आपका आईजीजी का लेवल होगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये आपका टी सेल मीडिएटेड डैमेज था। पहली बात। दूसरी, आपने क्या करना है, आपने जो होगा इसके अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहते हैं कि आपकी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि बहुत ही अच्छा टेस्ट कौन सा है, तो आपने कहना है एमआरआई। जब आप एमआरआई करवाओगे तो एमआरआई ब्रेन करवाओगे, ठीक है। आप ब्रेन की जब एमआरआई करवाओगे तो आपको कौन सा पैटर्न मिलेगा, तो आपने कहना है कि हमें एमआरआई के ऊपर ओलिगो कोलोनल बैंड मिलेंगे, ठीक है। ओलिगो कोलोनल 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 बैंड मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपको मिलेगी एमआरआई के अंदर, ओलिगो कोलोनल बैंड। यानी कि आप लंबर पंक्चर करोगे आपको आईजीजी का लेवल ज्यादा मिलेगा सीएसएफ के अंदर। आप जो है वो एमआरआई करोगे किसकी, ब्रेन की, फिर आपको जो है वो ओलिगो कोलोनल बैंड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जी होता है। अब इसके अंदर आते हैं, इसको आपने जो है वो प्रॉपर ट्रीट कैसे करना है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि जो अगर आपका पेशेंट है उसको एक तरह से अक्यूट फ्लेयर हो, यानी कि उसको एकदम से बहुत ज्यादा साइंस और सिम्टम्स आए, उसको एकदम से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बहुत ज्यादा साइंस और सिम्टम्स आए, तो आपने क्या करना है, आपने इसको एक तरह से आईवी स्टीरॉइड्स देने हैं। ये बहुत ही, उसके अंदर हमने आईवी स्टीरॉइड्स जो थे वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करवाए थे, लेकिन हमने इसके अंदर आईवी स्टीरॉइड्स से आपके ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवाना होता है। ये आपने लाजमी याद करना है कि अगर वो बैठा हुआ है और एकदम से उसको बहुत ज्यादा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साइंस और सिम्टम्स आते हैं तो आपने उसको आईवी स्टीरॉइड्स देना है। उसके अलावा फिर आपने इसके अंदर क्या दे सकते हो, आप जनाब आपने इंटरफिरोन देना है। जो एक तरह से इंटरफिरोन जो है वो देना है, और वो भी कौन सा, आपका इतना बीटा इंटरफिरोन। ये क्या करेगा, बीटा इंटरफिरोन जो होगा आपको जो इम्यून सिस्टम होगा उसको सप्रेस कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या देनी है, आपने जनाब आपने मजीद जो है ऐसी ड्रग्स देनी है जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी। इसमें आती है आपकी नेटेलिजुमाब, नाटेलिजुमाब, ठीक है। नाटेलिजुमाब आप दे सकते हो। उसके अलावा आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कुछ और भी ड्रग्स लिखे हैं, नटेलिजुमाब है। और इसके अलावा जो है वो आपका आपका ग्लैटीरामाइर है, ठीक है। ग्लैटीरामिर जो होती है और नटेलिजुमाब, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगी। आपके इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर हैं, ये आपके एक तरह से जो आपके नेचुरल एंटीबॉडीज होंगी उनकी प्रोडक्शन को कम कर देंगी। नटेलिजुमाब वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर उस पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, या यूरिन की ड्रिबलिंग हो रही है, तो आप जो वो मस्कारीनिक एंटागोनिस्ट दे दो। मस्कारीनिक एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है, ऐसी ड्रग होंगी जो क्या करेंगी, आपके ब्लैडर को जो है वो रिलैक्स करके रखेंगी, ठीक है। आपके ब्लैडर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगी, ताकि जब आपको ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो आपको जो है वो यूरिन की ड्रिबलिंग नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी या आपका एक तरह से यूरिन ड्रिबलिंग होगी, तो आपने मस्करीनिक एंट ऐसी ड्रग जो आपके मस्करीनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करे और आपके जो डिट्रोजनल मसल यानी ब्लैडर का मसल होंगे उनको रिलैक्स करेंगी। इसमें जो ड्रग्स आपने याद रखे हैं वो होती है आपकी ऑक्सी ब्यूटाइलिन, ठीक है। कौन सी होती है, आपकी ऑक्सी ब्यूटिलीन होती है, ठीक है। ऑक्सी ब्यूटिलीन होती है। और इसके अलावा आपकी सोलिफिनासिन होती है, कौन सी, आपकी सोलिफिनासिन, ठीक है। सोलिफिनासिन होती है। इसका आपकी डेरी फिनासिन होती है, ठीक है। आपकी डेरी फिनासिन होती है। तो ये जनाब आप ही एक तरह से ऑक्सी ब्यूटिलिन मतलब कि आप दे सकते हो ऑक्सी ब्यूटिनिन आप देख सकते हो, ठीक है। ऑक्सी ब्यूटिनिन, ठीक है। सॉरी, आपका इतना ऑक्सी ब्यूटिनिन है।
उसके अलावा आप सोलिफिनासिन और आपकी डेरिफिनासिन जो होती है जी, आप उनके अंदर जो है वो रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है जी आपके जो है वो आपका एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करता है। जब आपको एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम हो जाता है तो आपको क्या होता है, आपको एंटी मस्करीनिक इफेक्ट आते हैं, यानी कि ये भी क्या है, आपका मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है, और आपके जो मसल्स होंगे डिट्रोजल मसल्स उनको रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये सारी साइंस और सिम्टम्स आप इस लाइन को ट्रीट कर सकते हो। ये था आपका एक तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा।